भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। फलस्तीन और आपको फलस्तीनियों के साथ खड़े रहना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन जालिमों का खात्मा करे। പക്ഷേ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും നടപടികളെടുക്കുകയും അത്ര മാത്രമേ അവർ പറയാൻ കഴിയൂ. चुपचाप इनका समर्थन भी कर रही हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रही। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। You have to find a solution. You have to find a solution through dialogue and negotiation. You cannot find a solution through conflict and terror. नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल, कड़वा सवाल, बुरा लगेगा, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं। भारत की आस्तीन में हमास के सांप, हमास के सपोलों से सावधान इंडिया। मैंने कहा था चुभेंगे सवाल, लेकिन पूछने जरूरी है भाई। देखिए, हमास इजराइल युद्ध भारत से करीब ये शायद 4 या 4,500 किलोमीटर दूर चल रहा है, 4,500 किलोमीटर दूर। लेकिन खतरा हमें आसपास भी हमास का एहसास हो रहा है। मतलब कहते हैं कभी कि हमारे आसपास भी क्या हमास का एहसास, और क्या इस खतरे की वजह वो लोग हैं जिनके लिए देश हित से पहले हमास हित है। ये वो लोग हैं जो हमास के आतंकवादियों को मंच देकर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ एक तरीके की साजिश कर रहे हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता है, दुनिया भर में शायद 200 से ज्यादा देश होंगे, कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पर भी हमास के टेररिस्ट को, मुस्लिम देशों में भी हमास के टेररिस्ट को ऐसा रेड कारपेट वेलकम और लाइव संबोधन नहीं हुआ होगा। भारत की जनता को हमास का आतंकवादी संबोधित करता है। मतलब ये वो लोग हैं जो मानवता के साथ ना खड़े होकर हमास और हमास के आतंकवाद के साथ खड़े हैं, हमास के आतंक को फिलिस्तीन का दर्द बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमास के आतंकवाद में मजहब देख रहे हैं। इन लोगों में वो लोग भी हैं जो राजनीति के तराजू में हमास के आतंकवाद को तौल कर बोल रहे हैं। जबकि देखिए, इजराइल पर हमला करने वाले हमास के गिरफ्तार आतंकवादियों ने बताया कि उन्हें इजराइल में यहूदियों के अपहरण और हत्या के निर्देश थे। हमास के आतंकवादी सैकड़ों लोगों की बर्बरता से हत्या करके सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जा चुके हैं। लेकिन हमास में, भारत में हमास के हमदर्दों को, इजराइल के बंधकों की नहीं बल्कि हमास की चिंता है, और हमें हमारे भारत की चिंता है, हमें हमारे देश की चिंता है। आज इसी पर बात करेंगे। एक बड़ी बात यह रहेगी कि भाई हमास का खात्मा आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमास के हमदर्दों का क्या होगा? नंबर 1, जो जनरल बिपिन रावत ने बात कही थी 2.5 मोर्चे वाली। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र में गाजा में युद्ध विराम के दौरान वोटिंग में भारत ने हिस्सा जो नहीं लिया, जो एब्सटेन किया, क्या भारत का रुख सही या गलत? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बांसुरी स्वराज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बांसुरी जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ फिरोज बख्त साहब हैं। तालियां बजती रहे भाई, ये सभी समय निकाल कर आए आपके लिए। बख्त साहब, बहुत बहुत स्वागत। रॉ के पूर्व अधिकारी, रॉ के कर्नल RSN सिंह, लेफ्ट थिंकर विवेक श्रीवास्तव और साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शुरुआत बांसुरी जी आप ही से कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है, इंडिया का स्टैंड जो है ना, उससे प्रियंका वाड्रा जी को भी प्रॉब्लम, राहुल गांधी जी को भी प्रॉब्लम, शायद पूरे इंडिया अलायंस को प्रॉब्लम है कि भारत का जो स्टैंड है ना, ये भारत ने बहुत गलत किया। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन, जो भी बच्चे, जो भी वहां पर जो लोग मर रहे हैं, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो यूएनएससी में जब सीज फायर का जॉर्डन का प्रपोजल आया,
मैं प्रपोजल लेकर आया हूं, मेरे हाथ में ये कुल 1200 शब्दों का प्रपोजल है। इसके पक्ष में आप लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब भारत ने, हमारे देश ने। और भारत सीज फायर के खिलाफ कब से हो गया? मतलब भारत युद्ध नहीं बुद्ध की बात करने वाला देश है। तो हम लोग इजराइल के साथ हैं, लेकिन गाजा में सीज फायर के साथ क्यों नहीं है? बांसुरी स्वराज। देखिए, विपक्ष की ये जो टिप्पणी है ये सरासर गलत है और ये टिप्पणी राजनीतिक स्वार्थ में उपजी हुई है। भारत ने जो एक स्टैंड लिया है, भारत की विदेश कूटनीति बहुत ही बैलेंस्ड है। आपने देखा होगा कि G20 में भारत एक विश्व मित्र के रूप में आया है। हम खुद जब आतंकवाद के विक्टिम हैं, तो जब आतंकवाद किसी और के साथ होता है तो हम ये दोगलापन कैसे करें कि हम उस आतंकवाद का कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा ना करें। और इसीलिए भारत में मैं आपके कुछ डेट्स आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इतनी बर्बरता से आतंकवादी हमला 22 इजरायली सिटीज पे करा और उनके 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गए। उसी दिन 7 अक्टूबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतन्याहू जी से बात करी और भारत ने स्टैंड लिया कि हम इजरायल के साथ हैं, क्योंकि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। उसके बाद 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि अल इलाही हॉस्पिटल गाजा में एक बम्बार्डमेंट हुई। उसी दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? वो बात करते हैं पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट से और वहां पे कहते हैं कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। भारत मानवता का एक एडवोकेट है। एड भी भेजी है बिल्कुल, और मैं आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड यानी वहां पर मदद के ट्रक भी भेजे हैं। और यही यहां पर आके भारत का रोल नहीं समाप्त होता। 28 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, क्योंकि इजिप्ट जो है उनके बराबर का, उनका एक बराबर का नेबर मुल्क है। वहां पर भी बात करते हैं क्योंकि वो जो बॉर्डर है इजराइल और इजिप्ट के बीच में, राफा बॉर्डर, वहां से थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है। भारत एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू लेके चल रहा है। अमन भाई, आप रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, मैं भी हमारी स्टेटमेंट की कॉपी लेकर आई हूं। आपके देखिएगा 27 अक्टूबर 2023 को हमारे जो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एट यूएन में योजना पटेल जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कहती हैं? पहले पैराग्राफ में वो कहती हैं, The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for immediate and unconditional release of those hostages. अब दूसरा पैराग्राफ, इससे एक लाइन पढ़ देती हूं। Casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious and continuing concern. Civilians, especially women, our children, paying with their lives. The humanitarian crisis needs to be addressed. नहीं, ठीक है, यानी फिर सीज फायर के पक्ष में वोट क्यों नहीं? मैं बता रही हूँ, सीज फायर का नहीं था। सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन की बात नहीं है। भारत ने इसलिए एब्सटेन करा क्योंकि भारत चाहता था कि अनकंडीशनल शब्दों में 7 अक्टूबर के आतंकवाद का खंडन हो और यूएन के राष्ट्र ये करने के लिए तैयार नहीं। तो हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, बत्तीसी मत दिखाइए, हंसिए नहीं सर। ये बच्चे मरे हैं, 1400 लोगों को, हंसिए नहीं, बस हंसिए नहीं। आ रहा हूं विवेक भाई, पहले रशीदी जी बोलेंगे। 1 मिनट कंप्लीट हो गया। मेरा आप सबसे सवाल है, पहला सवाल पहले जनता से। आपने बांसुरी जी को सुना, आप सबको क्या लगता है गाजा पर युद्ध विराम के पक्ष में वोट ना करके क्या भारत ने सही किया? जिनको लगता है सही किया हाथ खड़ा करिए, और जिनको लगता है गलत किया हाथ खड़ा करिए। अच्छा, जिनका मतलब आप लोग भी शायद इससे एब्सटेन कर रहे हैं, स्टैंड ही नहीं है, मत नहीं बना ठीक है। चलिए, अब साजिद रशीदी, अब आप बोलिए। आप मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रहे थे इनकी बात पर। भारत का स्टैंड गलत या सही आपके हिसाब से? साजिद रशीदी। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, बांसुरी जी को भी शायद पता होगा, अभी तक हमारी सरकार ने हमास को दहशतगर्द करार नहीं दिया। नंबर 1, यूएनओ ने भी उसको दहशतगर्द अभी तक नहीं कहा है। नंबर 2, तीसरी बात यह है, जब हम इजराइल के साथ खड़े हो गए फर्स्ट डे से, ठीक, हम 7 अक्टूबर को तो याद रखते हैं, लेकिन वो पिछले 73 साल का क्या, जिसमें तिल तिल करके फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था, क्या कभी हिंदुस्तान उस पर बोला? नहीं बोला। अभी पिछले साल 7 मई 2022 में मस्जिद अक्सा में 250 लोगों को फ़लस्तीनी मिलिट्री ने कुचल के मार दिया। क्यों?
वो इंसान नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है। यूएनओ का चार्टर है, आप पढ़िए उसको, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, उसमें यह है कि अगर आप जंग भी करते हैं किसी मुल्क के साथ में तो उसके भी कुछ उसूल हैं, और उसूल ये है कि जंग में भी आप किसी हॉस्पिटल पर बमबारी नहीं करेंगे, किसी स्कूल पर बमबारी नहीं करेंगे, तो महिलाओं और बच्चों की जान नहीं लेंगे। इजराइल ने किया, हॉस्पिटल पर नहीं करनी, इजराइल ने किया, नहीं हमास ने की थी, वो तो हमास इजराइल ने किया ना गाजा पे, वो तो हमास का मिसफायर था हॉस्पिटल पर। गाजा कहां से नहीं था? आपको हमास ने बताया किया भाई, कहां आपको हमास ने फोन करके बताया? गाजा पे नहीं, हाँ मुझे तो बताया, मुझे तो आईडीएफ ने बताया, मुझे तो आईडीएफ ने बताया, सबने बताया। जी आप पूरा बोलने दीजिए मुझे। हाँ बस वो मिसफायर था सर, हमास का जो हॉस्पिटल पर गिर गया था। बोलिए अब जी। ये बीच में टोका टाकी मत किया कीजिए। नहीं सर, वो आप इसीलिए मैंने बीच में आना छोड़ दिया। नहीं फेक न्यूज नहीं, मैं बीच में टोकूंगा ना सर, गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। मेरी बात पूरी, गलत बोलेंगे आप टोकूंगा। नहीं जब मेरी बात पूरी, हमास का मिसफायर था वो गाजा के अस्पताल में। जी जी, ये हमास ने फोन करके गलत बोल रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में गलत भर रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में गलत, बच्चों के दिमाग में गलत बोलने इस बात को सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, हमास बहुत मासूम है, बहुत फरिश्ते हैं, ठीक है आप मुस्कुरा दीजिए। हमास वाले बहुत मासूम हैं, बेचारे फरिश्ते हैं। ठीक है विवेक जी, उनके बीच में मत बोलिए, बात पूरी हो जाए, पूरी हो जाए उनकी बात। अमन चोपड़ा जी, देखिए अमन चोपड़ा जी, साजिद रशीदी, हर चीज के कुछ उसूल होते हैं, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल हैं। सर आतंकियों से लड़ाई में कोई उसूल नहीं होते सर, कुछ तो सोचिए। एक तरफ आतंकी, एक तरफ देश, क्या ये ना सरकार से, बासुरी जी से कहिए आतंकवादी घोषित करें। किसको? आप कौन होते हैं आतंकवादी? चलिए मैं सवाल पूछता हूं आपसे। Who are you? मैं पूछता हूं सवाल। कौन आप? प्रधान मेरे देश के, सरकार, मैं बोलता हूं आप सरकार हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है क्या? तो हमास, आप सरकार में हैं क्या? इजराइल पर अटैक किसने किया? इजराइल पर अटैक किसने किया? मतलब किसने किया इजराइल पर? आप नहीं जानते? आप नहीं जानते? आप नहीं जानते? हाँ जी, एक मिनट, इजराइल पर हमास ने मैंने अभी बताया कि पिछले 75 सालों से क्या हो रहा है। हमारे देश के पिछले 75 सालों से फलस्तीन के साथ हो क्या रहा है? कर्नल आरएसएन सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। बिल्कुल आएंगे आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला हमास ने किया, तो हमास आतंकी संगठन हुआ। जो है सरकार का पक्ष लेके खड़े हो जाते हैं। मैं हमास का नहीं ले सकता ना सर, मैं हमास का नहीं हो सकता, आप हमास का पक्ष रख रहे हैं। सरकार से कहिए ना हमास के आतंक को, फिलिस्तीन का दर्द बता रहे हैं। सरकार से कहिए दहशतगर्द घोषित करे हमास को। अच्छा जिसको किया करती सरकार, अच्छा जिसको किया उसको मानते हैं। आप इजराइल के साथ भी खड़े हैं, सरकार इजराइल के साथ भी खड़ी है, और हमास को दहशतगर्द भी नहीं मानते। अच्छा मैं, ये कौन सा स्टैंड है भाई? अच्छा याकूब मेमन आतंकवादी है? कौन सा स्टैंड है? याकूब मेमन आतंकवादी कहां से आ गया इसमें? उसको तो वो तो घोषित आतंकवादी है ना। याकूब मेमन हमास का आदमी था। खुश हो जाएंगे, हमास की तारीफ कर देता हूं। हमास मासूम है, हमास फरिश्ते हैं बेचारे, हमास की आरती उतारनी चाहिए इन जैसे लोगों को। सरकार से कहिए दहशतगर्द घोषित करे। कर्नल आरएसएन सिंह, आपकी हिम्मत, एक सवाल है जो साजिद रशीदी का है, इतना भी कहने की वो ये है कि हमास को क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया गया है। साजिद रशीदी का कहना, वैसे जिसको टेररिस्ट जो है उसको भी आतंकी नहीं मानते ये लोग। याकूब मेमन तो घोषित आतंकवादी है ना, उसको भी आतंकवादी कह दें आज ये डिबेट में, नहीं कहेंगे। बहरहाल उनका ये पक्ष है कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया गया, तो जब सरकार ने नहीं किया तो आप क्यों बोलते हैं हमास को आतंकवादी? तो हमास इनके लिए आतंकवादी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी सरकार नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। 1400 लोगों का नरसंहार करने वाला, मैंने कहा आपके आसपास भी हमास है, महसूस करिए। मेरी सरकार आतंकवादी नहीं मानेगी, मैं भी नहीं मानूंगा। कर्नल आरएसएन सिंह, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। अच्छा सरकार जो माने, लोगों के सामने कह रहा हूं, जो सरकार कहेगी मेरी सरकार आतंकवादी नहीं मानेगी, मैं भी नहीं मानूंगा। बात साजिद रशीदी, एक मिनट, बासुरी जी एक मिनट, जो सरकार कहेगी उसके साथ हैं? बिल्कुल, सरकार इजराइल के साथ, इजराइल के साथ है, मैं फलस्तीन के साथ। आप इजराइल के साथ हैं ना, बस हो गया। मैं हमास एक सेकंड, वो आप इजराइल के साथ हैं, आप इजराइल के साथ हैं, लेकिन सरकार इजराइल के साथ, आप इजराइल के साथ, इसलिए चुप रहिए ना सर, मेरे को भी पता आपका स्टैंड। और मेरी सरकार भी फलस्तीन के साथ है, मेरी सरकार भी फलस्तीन के साथ। चलिए बस, कर्नल आरएसएन सिंह, हमास इज नॉट ए डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिया। कर्नल आरएसएन सिंह, देखिए वो सरकार का निर्णय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें विवाद क्यों, ये हमारे देश में विवाद क्यों खड़ा हुआ है और ये वाद और विवाद क्यों हो रहा है। देखिए हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर में, जैसा कहा गया 1400 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा बंधक बनाए गए, ठीक है, सबको मालूम है किस तरीके से अटैक किया। नहीं मैं पूरी बात, जी जी हाँ पूरा मेरी बात, जी जी। तो उन्होंने ये कार्रवाई की, ठीक है ना। अब उसके खिलाफ जब आप किसी को पर हमला करेंगे तो जवाबी हमला करेगा, और एक देश, एक राष्ट्र होने के कारण वो इस बात
को सुनिश्चित करेगा कि अगले कई दशकों तक उसका जो देश है वो महफूज रहे। ठीक। तो अब इसमें सीज फायर की बात कहां से आती है? मैं तो यहां तक कहूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा, शुरुआत में ही सॉल्यूशन दूंगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक वो बंधक वापस नहीं किए जाते हैं, गाजा में किसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको वोट देके लाया है हमास ने। दे नेवर वोटेड फॉर महमूद। अस्पतालों के नीचे अपने टेररिस्ट कैंप खोले हुए लोगों ने। नहीं, और तो ये वो सही कह रहा नेतन्याहू, चलने दीजिए जंग को। अब पता नहीं, आप ही जब पाकिस्तान ने 65 की लड़ाई में यही कहा था ना कि हमारा एक जिहादी आपके 1 लाख के बराबर है। दिस व्हाट अयूब खान हैड सेड। हाँ, तो ये है। तो इजराइल को पूरा हमला उन्होंने किया, जवाबी हमला कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, वेट फॉर द रिजल्ट्स, क्या होता है। उसके पुराने हमले भी वरना विवेक जी बीच में मत बोलिए सर, आपकी टर्न पर आप बोलिएगा, इनके बाद आप बोलेंगे ना सर। प्लीज विवेक जी, प्लीज, मैं आपको दूंगा मौका हमास को बचाने का, आपको हमास के वकील बनने का पूरा मौका दूंगा सर। थोड़ा समय दीजिए सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर हमास को बचाने का। प्लीज कर्नल RSN सिंह, बीच में नहीं। विरोध भाई भी वेट कर रहे हैं। और मैं शुरुआत में ही मैं इसका एक आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, और बड़ा अच्छा सोल्यूशन। हमास को ज्यादा भरा बुला मत करिए। नहीं, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। मेरा सोल्यूशन, जी हमास वाले आप, जी प्लीज सर। मेरा सोल्यूशन ये है कि ये तमाम जो लोग हमास के सपोर्टर हैं और जो अरब जिस मजहब के नाम पर और जिस वजह से भी, वो सब की एक कोएलिशन फोर्स बने अरब कंट्रीज की। वो कोएलिशन फोर्स जितने बंधक हैं उनको वापस करवाएं, और वो कोएलिशन फोर्स अरब कंट्रीज की अपने निगरानी में जितने ये हमास ने टनल्स बनाए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर लें। ठीक है, अब यहां से भी कोई जाना चाहता है केरला वगैरह से। व्हाट अबाउट द एक्शन अगेंस्ट इजराइल सर? बोलिए, शांत रहिए। हाँ सर, इजराइल के खिलाफ भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए। विवेक जी, मैंने हमास का प्रवक्ता नहीं बोला है सर। वो हमास को गाली दे रहे हैं, आपको क्यों परेशानी हो रही है? कहा मैंने हमास को गाली भी नहीं दी। अभी तो आपको परेशानी क्यों हो रही है सर? हम तो गांधी के समर्थक हैं, गांधी का स्टैंड बता रहे हैं, गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। गांधी जी की बात कर रहा हूं। अब ये गांधी के खिलाफ कर्नल RSN सिंह, फिरोज वक्त, उसके बाद आप, फिर विवेक भाई, आप अपनी टर्न के बीच में बोलेंगे, आपके पास आने पड़ेगा। और सुनिए, वो एक केरला का एक वो IUML का हेड है, मुनीर नाम है। उसने कहा कि 1400 उन्होंने मारे और 400 उसने कहा कि अबडक्ट किए, और देखिए डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस, 6000 मार दिए। साहब, युद्ध में कोई डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस नहीं होता। हम जब हथियार और जब हम ट्रेनिंग इसी के लिए करते हैं कि कम से कम खर्चे में, कम से कम अवधि में दुश्मन का विनाश हो। और इस समय इजराइल का दुश्मन हमास है और हमास का दुश्मन इजराइल है। आप लोग सब देखिए, आप सब देखिए, यहाँ परेशान मत होइए। हमारो एक दूसरे को शांति की जरूरत नहीं है, ये इनका सोल्यूशन, ये इनका सोल्यूशन है। रोने वाले रोते रहेंगे। आ रहा हूं विवेक जी, फिर रोना। मैं तो कह रहा हूं युद्ध का सोल्यूशन है, हमने बता दिया। विवेक जी आ रहा हूं। पहले फिरोज वक्त, आज एक कर्नल RSN सिंह ने एक बात करी कि हमास का सपोर्ट, कुछ लोग जो यहां पर जो हमास के हमदर्द है, या वजह क्या है, मतलब इनका उनका रिश्ता क्या, मतलब क्या लेना देना हमास के हैं? गांधी है वो रिश्ता, गांधी का नाम लेकर आतंकियों को बचाएंगे। अभी जब आऊंगा तो बताऊंगा गांधी कैसे है। आने तो दीजिए अपने पास। अरे आप आइए तो पहले। आ रहा हूं फिरोज वक्त, क्या वजह है? मतलब ये यहां पर वहां मिसाइल गिरती है, दर्द इनको होता है, वहां गोली पड़ती है, जख्म इनका बुरा हाल। ऐसा क्यों है? क्या रिश्ता है, क्या प्रॉब्लम है? शुक्रिया। और वैसे आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मैं हर डिबेट में कहता हूं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। फिर इनका क्या रिश्ता है, क्यों परेशानी विवेक जी को, साजिद रशीदी जी को? सर मैं तो इजराइल के साथ हूं सर। जी फिरोज भाई। अमन चोपड़ा साहब, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि एक अरसे बाद आपने याद किया। और दूसरा मैं कहूँगा, जितने भी मेरे काबिल दोस्त हैं इस डिबेट में, और ख़ास तौर से मेरे जो छोटे भाई हैं, प्यारे भाई विवेक जी, मेरी बात में रखना ना डालें, कुछ उसमें इंटरफेयर ना करें। पहली चीज़ देखिए, आपने मुझसे एक सवाल किया है जो जंग के ताल्लुक़ से भी है, जो हमास के ताल्लुक़ से भी है। मतलब मैं शुरुआत करूँगा
जो फोकस है इस डिबेट का, इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया कि सीज फायर हो क्या हो, बहुत से लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए, चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा मुल्क जो स्टैंड लेगा हम उसके साथ हैं। अगर इंडिया ने सीज फायर को सपोर्ट नहीं किया, ये अलग चीज़ है, सीज फायर तो होना चाहिए। मैं तो आरएसएन सिंह साहब कह रहे थे कि वो जब उनके ऊपर अटैक हुआ अटैक करेंगे, अटैक कहीं ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर वाली बात है, लेकिन सीज फायर होना चाहिए। उनके 1400 या 2000 मारे गए, इधर तकरीबन 10,000 मारे जाए। वॉर इज नॉट। मैं अपने आपका जवाब दे रहा हूँ। जवाब एक सवाल आपने बोला ना, बहुत दिनों बाद याद किया। वो रिक्वेस्ट सवाल आप ही से ले रहा हूँ, फिरोज भाई आप ही से सवाल ले रहा हूँ। कोई आपके घर में घुसकर आई एम नॉट आंसरेबल टू यू रशीदी भाई, आई एम आंसरेबल टू दिस चैनल। इसलिए सवाल ले रहा हूँ साजिद रशीदी, आप मुझसे बैठ के बात करिए वहां पे। फिरोज बख्त, सवाल मेरा ये है, मैं आपको जवाब आपने बोला हो गया ना, सर से बात करिए ना। हाँ। फिरोज बख्त, आपने एक सवाल पूछा कि सीज फायर होना चाहिए, ठीक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके घर में घुसकर कोई अपने परिवार वालों की हत्या कर दे, आप उसके साथ डील करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नहीं करेंगे अच्छा, नहीं करेंगे? अच्छा सवाल नहीं, हाँ या ना बताइए, करेंगे? नहीं, ऐसा है, सीज फायर जो है, मैं आपने घर की बात कही, वहां मैं आपसे राजी हूं, तो वो भी तो उनका घर है इजराइल। नहीं, बिल्कुल ठीक है। घर में घुसकर आतंकवादियों ने 1400 लोगों को मार दिया। मैं एक मिनट, अरे भाई अपनी बात तो आने दो। विवेक का दर्द बता रहे हैं बेचारे आतंकवादी। एक मिनट, ठीक है, बेचारे आतंकवादी। रशीदी साहब, फिरोज बख्त, सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। फिरोज बख्त, अच्छा जमीन जाएगी तो हथियार उठा लो। हाँ, जमीन जाएगी तो हथियार उठा लो। एक सेकंड में बात पूरी, जमीन जाएगी तो हथियार उठा लो। सुन लीजिए भाई, आसपास भी हमास का एहसास करिए। चलिए भाई, मुझे बात पूरी करने दो। देखो रशीदी भाई, अगर आप बोलोगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सर ऐसे तो कश्मीरी पंडितों को पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। छोड़ दीजिए ना सर, मेरी बात सुनिए। बोलिए फिरोज बख्त, आपकी तकनीक ठीक नहीं है। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। विवेक भाई एक मिनट प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। कोई बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं भारत का जो स्टैंड है इसलिए तारीफ करता हूं कि जब यूक्रेन रशिया के वॉर हो रही थी तब भी हिंदुस्तान ने किसी की साइड नहीं ली। हमारे जो वजीर आजम हैं मोदी साहब, मैं समझता हूं कि जो स्टैंड उन्होंने लिया, चाहे यूक्रेन रशिया की वॉर हो या यहाँ पे इजराइल और हमास की वॉर हो, उन्होंने सही स्टैंड लिया है। हर वजीर आजम, हर प्रेसिडेंट अपने मुल्क को पहले देखता है, और मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वजादार, समझदार और अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम जो है वो अपने मुल्क को पहले देखेगा, बाद में वो इजराइल को देखेगा या किसी और मुल्क को देखेगा। आप देखिए, अल सीसी हैं इजिप्ट के एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। अल सीसी जो है वो नहीं घुस रहा है वॉर में, ठीक है। अब्बास भी नहीं घुस रहा है, ठीक है। ना जॉर्डन का किंग घुस रहा है वहां पे, ना सीरिया का किंग घुस रहा है। क्यों? उन सबको अपने मुल्कों की फिक्र है। तो इंडिया का एक बड़ा बैलेंस स्टैंड है। इंडिया के जो वजीर आजम हैं, ही इज नाउ कंसिडर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मुझे कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं आप इनकी तारीफ इसलिए करते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं चांसलर भी रह चुका हूं, लेकिन हमें अपने सरकार के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। और अगर सरकार इस्राइल के साथ है तो सरकार फलस्तीन के भी साथ है और हमास के साथ नहीं है। हमास ने बड़ा गलत काम किया है। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ये लिखा है, एक बेगुनाह को मारना तमाम इंसानियत को मारना है। तो जो उन्होंने 1400 इसराइलियों को मारा, या आप जो इसराइली इनको मार रहे हैं, लड़ाई है फिरोज भाई, वॉर शुड स्टॉप। वो कह रहे हैं कि हमास का आतंक फिलिस्तीन के लोगों का दर्द है। बेसिकली जब दर्द होता है तो हथियार उठा लेते हैं। हमास का दर्द फिलिस्तीनियों का नहीं है। हमास जो है इस्राइल के ज़रख़रीद गुलाम है। इस्राइल ने उन्हें पैदा किया है। ठीक है, फिरोज भाई हो गया, वो डिटेल में नहीं। एक मिनट, अब विवेक भाई आप बोलिए। देखिए, आपको लगता है भारत के आस्तीन में हमास के सांप है? नहीं, देखिए, पहली चीज जो पीछे बैठा है, एक ये जो पीछे देखिए, पीछे पर देखिए आपके, उसका संबोधन क्यों हुआ हमारे भारत में? सुन लीजिए, मैं बोल लूंगा। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, 40 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं, फिर आप काउंटर करिए। चलिए बोलिए, 40 सेकंड मुझे दीजिए। हमारा रिश्ता जवाब दे देंगे? नहीं, पहले मैं बोलूंगा संबोधन सही या नहीं। नहीं, वो बता देंगे आपको, सब बताएंगे। नहीं, अब आप आतंकी कौन है पहले इस पे भी बात करेंगे। मुझे बोलने तो दीजिए सर। 40 सेकंड तो दे दो। 40 सेकंड, एक मिनट मेरा, एक मिनट बोलूंगा। हमारा रिश्ता पैलेस्टीन के साथ, हमारा रिश्ता पैलेस्टीन के साथ गांधी है। गांधी वो कड़ी है जिसने हमको फिलिस्तीनियों के साथ जोड़ा। 1931 में पहला लेख ज्यूइश क्रॉनिकल में लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब यहूदी आकर के अगर अपना देश बनाएंगे यहां पर, तो ऐसा ना हो कि अरबियों की जमीन जाए। 1938 महात्मा गांधी ने लिखा हरिजन में, उन्होंने इसी बात को फिर से बात की। 1948 भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि उसने आते ही जमीन को लेना शुरू कर दिया था फिलिस्तीनियों की।
1950 में हमने पार्शियल रिकॉग्निशन दिया, 1992 में पूरा दूतावास इजराइल का भारत में बना है। यह इतिहास हमारी सभी सरकारों ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने और सुषमा स्वराज जी ने भी मंत्री होते हुए इजराइल से दूरी जरूरी थी, उन्होंने भी समर्थन दिया फिलिस्तीन के कॉज को। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के हम खिलाफ रहे हैं। यह भारत का स्टैंड रहा है 2014 तक। आज का भारत अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है। हम अमेरिका के कहे पे चल रहे हैं, हमें खड़ा होना चाहिए था। भाई जो भी हो, मेरे भारत को पिट्ठू मत कहिए। नहीं, गलत गलत, वापस लीजिए। गलत, मेरे भारत को पिट्ठू मत कहिए। गलत, आपको शर्म आती है भारतीय होने में? जाइए ना फिर गाजा में लड़िए जाकर, जाइए गाजा में, जाइए, मैं स्पॉन्सर करता हूं आपकी टिकट, जाइए गाजा में। मेरे भारत को पिट्ठू मत कहिए। यहाँ पर खड़े होकर डिबेट आपको भारत पिट्ठू नजर आता है? आप बिल्कुल अमेरिका के पिट्ठू बनते जा रहे हैं। आप कौन है फिर? बिल्कुल आप कौन है फिर? हमारी सरकार की नीति आप कौन है फिर? आप भारतीय नहीं है, उसकी आप भारतीय नहीं है। सुनिए, बोलने दीजिए। हमने दो गलत काम किए हैं आपको फिर वो भारत सरकार के दो गलत काम सुनिए। पहला, 120 देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के अपने पड़ोसियों के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में चिट्ठी डालना कोरोना के टाइम पे। हमारे संबंध नेपाल से खराब, चाइना से खराब, पाकिस्तान से खराब, श्रीलंका से खराब, बांग्लादेश से खराब। एक पड़ोसी नहीं है जो भारत के साथ। मेरी नसीहत है सरकार से कि ये प्रो अमेरिकन लाइन लेना बंद करे। इट इज रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। विवेक, जब सीधा सवाल, इजराइल के 1400 लोगों का नरसंहार हमास द्वारा सही या नहीं? गलत। गलत। तो हमास आतंकवादी है या ना? उससे पहले दोनों, एक मिनट ना, फिर आप कवर फायर क्यों दे रहे हैं? कवर फायर क्यों दे रहे हैं? रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूं मैं। विवेक जी से बात कर रहा हूं, आप सक्षम नहीं है बात करने में? आपको उनकी मदद चाहिए क्या? आपको उनकी मदद चाहिए क्या? मेरा सवाल, हमास ने 1400 लोगों का नरसंहार किया, हमास आतंकी? गलत 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 नहीं, हमास आतंकी नहीं, इजराइल भी आतंकी नहीं, हमास आतंकी। वो तो रिटेलिएशन में मारा है, वो तो रिटेलिएशन में मारा है। A bigger terror state than Hamas today. ठीक है। And I stand for Palestine. Long live Palestine. And the people of Palestine. अच्छा, long live हमास तो नहीं कहेंगे ना? बिल्कुल नहीं। हमास उनको समझा दीजिए एक बार, उनको समझा दीजिए। एक मिनट, ऋषि जी एक मिनट रुकिए। ऐसे नहीं, बांसुरी जी बोलेंगे, ऐसे नहीं। औरों को भी बात करने दिया सर, मारने वाला आतंकवादी। सर, जस्टिफिकेशन नहीं होता है टेरर का। तालियां हमास के लिए बजाइए आप, तालियां हमास के लिए बजाइए आप। 10,000 को मारने वाला आतंकी नहीं है, 1400 को मारने वाला। बांसुरी स्वराज जी, आपने विवेक जी को सुना, आपने रशीदी जी को सुना। रशीदी जी का कहना है भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया तो हम क्या करें, हमें कैसे बोले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विवेक जी ने बोला पॉलिसी फ्लॉड है, अमेरिका के पीछे आप खड़े हो गए। बिल्कुल दोनों सवालों पे दोनों बातों पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जहां पर लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं जो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिएगा। यदि मेरी कही हुई बात आपके कानों को कर्कश लगेगी तो आप उसका खंडन बाद में कर दीजिएगा। देखिए, मास्क के खिलाफ मत बोलिएगा, तब तक कर्कश नहीं लगेगी। जी बोलिए। ताली तो जी 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 नहीं, आप बजाएंगे ना हमास की बात पर तो आप ताली बजाएंगे, हमास की बात पर तो आप। हमास का नाम है तालियां। रशीदी भाई, क्यों नहीं बजेगी सर? मेरे स्टूडियो में हमास पर तालियां नहीं बजेंगी। रशीदी साहब, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ जो आज शासन में है, और इसलिए मैं कोई भी भावात्मक चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमास की आतंकवाद का भारत ने खंडन क्यों नहीं करा? बिल्कुल करा, और बहुत कड़े शब्दों में करा। 7 अक्टूबर को जब हमास ने आतंकी हमला इजराइल की 22 सिटीज पे करा, तभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक्स पर उनका एक बयान आया, उन्होंने नेतन्याहू जी से बात करी। हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जयशंकर जी कहा कि टेरर के लिए किसी प्रकार की जस्टिफिकेशन नहीं होती। अब आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हमास को दहशतगर्द अभी क्यों नहीं बुलाया गया है। ठीक है, वो कैटेगराइजेशन सरकार अपने समय में कर लेगी, लेकिन ये जो दस्तावेज मैं आपके समक्ष रख रही हूं, ये कोई चाचा की दी हुई चिट्ठी भतीजे को तो नहीं है। ये क्या है? ये योजना पटेल जो हमारी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने 27 अक्टूबर को पूरे विश्व के सामने यूएन में ये स्टेटमेंट दी है। पहला पैराग्राफ है जहां पे उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना को टेररिस्ट अटैक कहते हुए क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए विवेक जी, आई एम आंसरिंग एवरीथिंग, जस्ट गिव मी वन। पूरा टेररिज्म इज malignancy and knows no borders, national, please let me finish। विवेक जी ऐसे बीच में मत बोलिए। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव, आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे ना। विवेक श्रीवास्तव बीच में मत बोलिए। बांसुरी जी, नहीं, एक मिनट मत बोलिए सर, प्लीज।
गुमराह मत करिए प्लीज प्लीज। और विवेक भाई इसका मतलब देखो बच्चों, यहाँ इसका मतलब मैं कुछ ऐसे तथ्य रख रही हूँ जो इनको चुभ रहे। ठीक है, आप बोला, वरना ये मुझे सुनते। चलिए एक बार मेरी आप हमास के खिलाफ बोलेंगी तभी तो चुभेगा उनको। एक बार चलिए आप बोलिए, आप मुझे बोलिए। Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality or race. The world should not buy into any justification for terror acts. Let us keep our differences and unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. ये भारत का ऑफिशियल बयान है। Terrorism. But we will support Israeli terrorism. But we will support American terrorism. America can destroy Iraq. America can destroy Afghanistan. America can destroy Vietnam. America can destroy Ukraine by fooling it. No problem. No problem at all. नहीं, अमन भाई ने खत्म कर दिया। नहीं, she has no problem with the Israeli terrorism. I have not come to that. एक मिनट, I have not come to that. ऑडियो दे दीजिए, इसमें ऑडियो दे दीजिए। हाँ पीसीआर, इसमें ऑडियो दे दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अगर आप मुझे बोलने बोलिए, अब आप बोलिए, आवाज सुनिए, मेरे हाथ में माइक है, बोलिए। छोड़िए अमन भाई, मैं नहीं प्लीज। हाँ देखिए, ऐसा है, सिंपल सी बात है, भारत की कूटनीति क्या है? हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम किसी का पिट्ठू नहीं है। अरे रशिया यूक्रेन की वॉर में किसी भी विकसित देश के दबाव में ना आकर भारत ने इतना बैलेंस्ड व्यू लिया। हम विश्व मित्र की भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने हमेशा कहा है, टू नेशन थ्योरी को जो है हमेशा प्रोपगेट कराई, यानी इजराइल का एक नेशन हो जो जूस के लिए हो और पैलेस्टीन का एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। भारत का यह स्टैंड शुरू से रहा है और आज भी है। लेकिन हाँ, हमास के आतंकवाद का हम खंडन करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, और यह स्टैंड जो है उन्होंने ले लिया। मैंने कहा हमास के हमदर्द, हमास के सपोले, हमास के सांप, कई मैंने बातों का शब्द का जिक्र किया। आज हमारे देश की सरहदों में रहना चाहिए मैडम, हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी मत बनिए, ना बनाइए इस देश को। एक आतंकवादी संगठन है और ये बात हमने बोली है। सारा फलस्तीन कोई फर्क नहीं लग रहा है। कोई एक पैलेस्टीनियन को एक नौकरी नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जाइए और एक सुरंग में आप लड़िए, जाइए लड़िए ना वहां पर इजराइल से। आज युद्ध विराम किया इजराइल ने, ये फिर खड़े होकर उठेंगे, फिर हमला करेंगे हमास पर। प्रभु जी, भुजिया में क्या है इतना खास? क्या है ये केरल के मसालों की कारीगरी? क्या है ये उस मिर्च का जादू जो आती है आसाम से? क्या है ये राजस्थान के मोठ का स्वाद? सदियों का इतिहास और आने वाली कई सदियों का विश्वास। प्रभु जी, भुजिया, भुजिया का दूसरा नहीं, पहला नाम। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। कहाँ? वो हमारे पड़ोसी ना गुप्ता जी, उनको डिनर पे बुला लेंगे कभी। प्रभु जी, सोन पापड़ी बांटने की नहीं, खाने की चीज है। प्रभु जी, सोन पापड़ी बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी, बस मौका चाहिए जी। और इजराइल हमास जंग का 1 महीना अब होने को है। इस जंग में इजराइल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। गुरुवार देर रात को भी इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन मिसाइलें दागी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे जाते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए छोड़ा गया। इस दौरान पूरा आसमान नारंगी रोशनी से जगमगा रहा था और चंद सेकंड बाद हुए एक साथ कई धमाकों के बाद वहां धुआं हो गया। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक कहर बनकर टूट रहे हैं। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और इस जबरदस्त प्रहार से हमास पूरी तरह से हिल गया। गाजा बॉर्डर पर जिस रफ्तार से इजरायली टैंक हमले कर रहे हैं, हमास का सफाया लगभग तय है। गाजा में जहां जहां हमास का अड्डा है, वहां बम बरसाए जा रहे हैं। उनके सुरंगों को चुन चुनकर तबाह किया गया। आसमान से उड़ता काला धुआं तबाही की हर तस्वीर को बयां कर रहा है। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को इन खंडरनुमा इमारतों में ही दफना रहे हैं। के बाद उत्तरी इजराइल में भी जंग का माहौल बनने लगा, क्योंकि वहां भी गोलीबारी शुरू हो गई और इन सब के बीच वो शुक्रवार यानी
जुमे का दिन आ गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ दिन पहले भी यह जानकारी दी थी और ऐसे समय में हसन नसरल्लाह के भाषण के बारे में बताया था जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारा था, जिसके बाद लगा कि इजराइल की दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू होने वाली है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उसी दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाषण से जुड़ी जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा और खतरनाक ऐलान कर सकता है, जिससे हमास से जंग लड़ रहे इजराइल की सांसें थम सकती हैं। यही नहीं, नसरल्लाह के भाषण का लेबनान के लोग भी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे तय हो जाएगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू होगी या नहीं, और अगर शुरू होगी तो उसका वक्त क्या होगा। मतलब यह कि इस बार का शुक्रवार इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, क्योंकि इसी दिन इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और ईरान लगातार इजराइल को गाजा में जंग रोकने के लिए युद्ध के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है। और इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने वाला हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा। यानी ईरान के इशारे पर काम करने वाले हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड पश्चिम एशिया में कुछ नया गेम खेल सकता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने साल 2020 में एक इंटरव्यू में अमेरिका और सऊदी अरब पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें उसने यमन में चल रही हूथी लड़ाकों की लड़ाई का भी जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह ने यह तक कह दिया था कि इस काम में अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल का इस्तेमाल करने वाले थे और आरोप लगाया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर इजराइल हसन नसरुल्लाह की हत्या करने वाला था, जिसका मतलब ये कि हसन नसरुल्लाह सालों से इजराइल से दुश्मनी निकालने के चक्कर में है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजराइल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने जानकारी दी कि हसन नसरुल्लाह दोपहर में टेलीविजन पर अपना बयान देगा। वैसे इजराइल के मीडिया ने बताया कि जिस कार्यक्रम में नसरुल्लाह बोलेगा वो यरूशलेम में मारे गए मुस्लिम समुदाय के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ बोलने वाला है और उसके बयान की एक-एक लाइन पर इजराइल की नजरें रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास से जंग के दौरान ही उत्तरी इजराइल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। हमास से जूझ रहे इजराइल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरुल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी, या यूं कहें कि तैयारी हो चुकी है और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर बम फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निकालने का इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पहले भी अमेरिका से खुलकर दुश्मनी जता चुका है और इस बार तो मौका खुद चलकर उसके पास आया है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ही था जिसने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अपने लड़ाकों को अमेरिकी सेना पर हमले का आदेश दे दिया था। और उधर भीषण जंग के 28वें दिन इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की फौज के मुताबिक गाजा में तैनात सैनिक वहां सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन दावा है कि सुरंगों की आड़ में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर हमले की कोशिश की। ये भी आरोप है कि लड़ाके उन सुरंगों से बाहर निकले और वहां तैनात सैनिकों को घेर लिया। इतना ही नहीं, उन लड़ाकों ने वहां इजराइल की सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके खिलाफ इजराइल की सेना ने भी मोर्चा खोल दिया और कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया। क्योंकि इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है, इसीलिए उसकी सेना भी किसी कीमत पर जंग में पीछे हटना नहीं चाहती। यही वजह रही कि गाजा में तैनात सैनिकों ने हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्योंकि इजराइल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसीलिए उस शुक्रवार को इजराइल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है और अब तो हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इजराइल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्ला के अलावा हूथी लड़ाके भी इजराइल को धमका रहे हैं। और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की हूथी लड़ाकों पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि हूथी भी शिया है और हिजबुल्ला भी शिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम एशिया में लड़ाई यहूदी और मुस्लिम के बीच होती दिख रही है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जुमे की दोपहर अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भाषण देने वाला है। इस्माइल हनिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजराइल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हनिया बौखलाया हुआ है। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के अंधाधुंध हमलों की वजह से हमास के गाजा पट्टी में पैर उखड़ने लगे हैं और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। और तो और इजराइल ढूंढ ढूंढ कर उसके बड़े कमांडरों को भी ठिकाने लगाने में जुटा है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हनिया ने वीडियो जारी कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी। दावा यह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, मतलब हानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी में हमास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इजराइल की सेना के आगे सीना तान कर खड़े हैं और उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जबकि इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद जबालिया इलाके के पश्चिमी हिस्से पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है। मतलब इजराइल की सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। लेकिन इस्माइल हनिया ने इजराइल के इस दावे को नकार दिया। उसने अपने वीडियो में यह दावा किया कि हमास के तगड़े पलटवार की वजह से इजराइल का जमीनी आक्रमण लड़खड़ा रहा है। वीडियो में उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मौजूद बेगुनाह लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। वल्यौम इज़ उईद फत्ह माबर रफ़ह जुज़इयन फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-माबर। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी से सिर्फ हमास को मिटाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने का है। और उसका आरोप है कि इसी वजह से इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिटाने पर तुला है। इस्माइल हनिया का यह वीडियो पश्चिम एशिया के देश कतर के न्यूज एक सवाल है, 1 मिनट में एक सवाल ले रहा हूं। ये कड़ी निंदा के चक्कर में पीछे एक आतंकवादी नजर आ रहा है आपको, हमास का। आपके रहते भारत में हम लोगों को लगता है हम लोग सुरक्षित हैं भाई, आपको लगता है ना भारत सुरक्षित है इस तरह के आतंक से? मुद्दे पे आने वाली। तो ये इस आतंकवादी का संबोधन कैसे हो गया? मैं यही तो आपको बता रही हूं, वो मेरा अगला स्टैंड जी। देखिए ऐसा है, जब कूटनीति की बात है जी, जब कूटनीति की बात है तो वयम पंचादि षटकम, यानी हम कौरव 100, तुम कौरव 100 है, हम 5 पांडव है, लेकिन अगर कोई बाहर का आ गया तो हम 105 भाई है। ये होनी चाहिए कूटनीति। अब इन्होंने क्या किया? विवेक जी प्लीज, लेकिन बांसुरी जी सवाल आपसे यही है, मेरा फिर से वही सवाल है आपसे, मेरा यही सवाल है, ये आतंकवादी कहां से आ गया? ये भारत के लोगों को कहां से संबोधित कर रहा है? आप और विवेक भाई मुझे 30 सेकंड दे देंगे तो मैं आंसर पे आ जाऊंगा। बोलिए, अब आप बोलिए। मैं क्यों कह रही हूं वयम पश्चादि षटकम, यानी जब अगर कोई बाहर का आ जाए तो हम सबको अपनी राजनीतिक विचारधारा एक तरफ कर भारत के लिए। विवेक भाई आप बोल लीजिए, मैं चली। मैंने बाहर का विवेक श्रीवास्तव, आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। क्या हमास का ये जो लीडर है भारतीय है क्या? अच्छा लगता है ऐसे? सीनियर आदमी है,
बच्चों को भी आप पर शर्म आ रही होगी, किसको बुला लिया? मैं तो कह रहा हूं, आप मत करिए ना भाई। भारतीय है। आपने सीज फायर को सपोर्ट नहीं दिया अमेरिका के कहने पे, उस पे आप नहीं बोलेंगे। पूरा टर्न दूंगा जी, मैं पूरा टर्न बोल दीजिए उस पे। बांसुरी स्वराज, विवेक जी आप जो चाहेंगे वो नहीं बोलेंगे ना। अरे भाई सरकार की तो मैं तय करूंगा, आप थोड़ी ना सवाल पूछेंगे। मर्जी बांसुरी जी कंप्लीट करिए, फिर मैं करना आरएसएस सिंह आ रहा क्यों नहीं हूं। किया? बोलिए करना, हाँ बोलिए। 30 सेकंड। ये कैसे आ गया, ये इसका एड्रेस कैसे हो गया? अब मैं यही तो कह रही हूं, यहां आती है राजनीतिक संकीर्णता। पूछिए जरा केरला के सीएम से, जो यूथ विंग है जमाते इस्लामी का, वो खालिद मशल जैसे टेररिस्ट को बुलाता है और कहता, और वो क्या बात करते जानते हैं? वहां पे टैगलाइन क्या थी उस प्रोग्राम की? उस टैगलाइन थी उस प्रोग्राम की, बुलडोजर वाले हिंदुत्व, अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थीड ज़ायनिज्म। अरे ये जो आग है, ये जो विवेक भाई यहाँ पे खड़े होकर हमास की पैरवी कर रहे हैं, ये जो हमास की पैरवी कर रहे हैं, आ गया है। ये हमारी, ये आग हमारे देश की सरहदों में रहना चाहिए मैडम। हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी ना बनाइए इस देश को। थ्रेटन करेगा। आपको हैरानगी हुई सर? हैरानी इसलिए हुई कि ये वो मिडिल ईस्ट कंट्री से भी, ये 3-4 कंट्री से निकाला हुआ है। इसको जॉर्डन ने अपने यहाँ से किक आउट किया, इसको सीरिया ने किक आउट किया, ये जाके अभी बैठा हुआ है दुबई में। खुद बैठा है दुबई में और दुबई में है जी। और ये वो क्या, ये पॉली ब्यूरो, उनके जो एक्सटर्नल रिलेशंस का पॉली ब्यूरो का हेड है। और ये कहते हैं कि वन ऑफ द फाउंडर्स है हमास का जी। और अगर वीज़ा, जो ये लोग कह रहे हैं, अगर वीज़ा मिलता तो उसको यहाँ भी बुला ले आते आतंकवादी को। लेकिन आप लोग को एक मैं बता देता हूँ, एक इसी का जोड़ी है, उसका नाम है मुसाब हसन यूनिस, ठीक है। उसके फादर शेख हुसैन यूनिस भी हमास के फाउंडर थे और एक किताब लिखी है इसने, मुसाब हसन यूनिस ने, द सन ऑफ हमास। वो पढ़िए, उसमें वो क्या कहता है। उसने जो बातें पूरे हमास के बारे में, क्योंकि वो अपने पिताजी को बहुत क्लोज से उसने देखा, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि एक समाज सेवक होते होते वो कैसे दहशतगर्दी के रास्ते पे वो चले गए, ठीक है। और कई सवाल उसने पूछे हैं। ये हमास के संस्थापक का बेटा हमास को आतंकवादी कह रहा है। हाँ, आतंकवादी कह रहा है। ये नहीं मान रहे? नहीं, सन ऑफ हमास, ये किताब मंगवा लीजिएगा आप। दूसरा मैं रशीदी जी को भेजनी पड़ेगी। नहीं, ये बच्चों को मैं एक तो जी हाँ प्लीज बच्चों को मैं एक बात थोड़ा समझा दूं। देखिए, इजराइल में पैलेस्टीनियंस 3 जगह रहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अंदर में, इजराइल के अंदर में 11 मिलियन, यानी कि 10-11 लाख वहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। वेस्ट बैंक में जो जॉर्डन के साथ लगा हुआ है, वहाँ कोई 23 मिलियन रहते हैं, ठीक है। और गाज़ा में 23 मिलियन। ये जो वेस्ट बैंक और इजराइल के जो अंदर है, इनको कोई समस्या नहीं, वो भी पैलेस्टीनियंस। 2005 तक वहाँ पे इजरायली थे गाज़ा के अंदर में। 2005 पे उन्होंने सारी ज़मीन खाली कर दी और इनको सौंप दी। और उसके बाद क्या हुआ कि कई गेट्स बन गए गाज़ा और इजराइल के बीच में। यहाँ से लोग काम करने जाते थे, यहाँ से लोग मेड का काम, नौकरी करने जाते थे घरों। तभी उनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन था कि अपने टारगेट के बारे में। तो अब बताइए कि ये लोग जो पैलेस्टीनियंस, पहला बात ये हमास का प्रॉब्लम है, पैलेस्टीन का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो केरला में हुआ और जो समर्थन दिया जा रहा है, आपको मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई एक पैलेस्टीनियन को एक नौकरी नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में कहीं नहीं। आप तो तालिबान के बारे में भी यही कहते थे। तालिबान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। आप तालिबान का प्रवक्ता मत बन जाइए ना। आप हमास के हैं, तालिबान के हैं, लश्कर के हैं, हाफिज के हैं, जमात उद दावा सबके हैं। क्या जाइए, साजिद रशीदी बोलेंगे 30 सेकंड। ये सुनिए, इसका मजहबी है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर पैलेस्टीनियंस तुर्की में कर रहे हैं तो तुर्की का झंडा है, पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और जहां जहां है, अमेरिका में, फ्रांस में, वहां पर ये अपना केवल झंडा और उस कंट्री का, जिस कंट्री को इन्होंने एडॉप्ट किया है, उसके झंडे को ये जला रहे हैं। तो आप इसको कहते हैं कि मजहबी चश्मे से इसको ना देखें। मतलब ये सवाल होता है कि ब्रदरहुड से पहले नेशनहुड होना चाहिए ना, मतलब देश से पहले कुछ नहीं होता है। मैं साजिद रशीदी आपके पास आ रहा हूं। अब बोलिए, अब आप मेरे ख्याल से जो भी आप जवाब देना चाहे साजिद रशीदी। मतलब जब अटैक किया तो धर्म नहीं था, लेकिन जब वापस से अटैक हुआ तो धर्म याद हुआ। बोलिए साजिद रशीदी। सबसे पहले बाद मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब RSN सिंह जी भी नहीं दे पाए और न दे पाएंगे कि
हमारी सरकार ने अभी तक उनको दहशतगर्द क्यों नहीं माना? नंबर सर 1 माना है, आप मुझे बोलने अब एक बात छोड़ दीजिए ना, 10 सेकंड देंगे मेरे को, आपकी बात का एतबार 10 सेकंड देंगे, आपकी बात 10 सेकंड देंगे। ये नया भारत है, मुझे मत ज्ञान दीजिए आप। सुन लीजिए ना, हाँ बोलिए अब आप, सुन लीजिए और भाषा का संयम रखिएगा। भाई साहब बोलिए, सुन लीजिए जी ना। बोलिए 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 सुन साजिद लीजिए। रशीदी। दूसरी बात, वो टनल से अभी ये क्या है, जी, आरएसएन सिंह जी ने 2 बातें कही और दोनों गलत कही। एक तो इन्होंने कहा कि इजराइल में फलस्तीनी रहते हैं। 1947 से पहले, 48 से पहले फलस्तीन के नक्शे पर इजराइल था ही नहीं। 1948 से पहले फलस्तीन के नक्शे पर इजराइल था ही नहीं। 1948 में इसको स्थापित किया गया अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ये सच्ची तारीख है, आरएसएन सिंह उसको माने ना माने, सच्ची तारीख है। नंबर 1। और अरबों का दिल तो देखिए आप, अपनी जगह पर इनको बसाया। उस वक्त बसाया जब होलोकास्ट के बाद में इनको कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क। इसका घर लुटता है उसे पता चलता है। 1400 लोगों को जिसका मार दिया, घर लुटता है उसको पता चलता है। फलस्तीन सारा फलस्तीन फर्क नहीं लग रहा है। सुनिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप कहेंगे मैं जेंटलमैन हूं, मैं नहीं बोला आपके बीच में। सुनिए आप, बिल्कुल चुप रहिए। जिस आदमी के घर में कोई किसी को पनाह दे और वो पूरा घर हड़प जाए उसका, और वो फिर उस पर हमला करे, उसे दहशतगर्द कहेंगे आप? ठीक, वो दहशतगर्द नहीं है। इंसानियत के नाते, जैसे आपने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमला किया, वो हमला नहीं है, वो बचाव है। तो 1400 लोगों को मारने वाले आतंकवादी नहीं। हमास ने 7 अक्टूबर को बचाव किया। 1400 लोगों को मारने वाले आतंकवादी नहीं है। अफगानिस्तान में मैंने कहा हमास के हमदर्द, हमास के सपोले, हमास के सांप, कई मैंने बातों का शब्द का जिक्र किया। अब विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी, हमने भी अंग्रेजों को भगाया है जी यहाँ से। जी जी, क्या हमने दहशतगर्दी? सर आप जाइए, एक काम करिए, आप गाजा जाइए और गाजा जाइए और सुरंग में लड़िए ना उनसे जाकर। आप गाजा जाइए और एक सुरंग में आप लड़िए, जाइए लड़िए ना वहां पर इजराइल से, जाइए ना गाजा की सुरंग में जाइए आप। चलिए बांसुरी जी, कर्नल 30 सेकंड, एक एक करके याद आ रहा है विवेक जी को। बोलिए सर। सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक मिनट, सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न, बोथ ऑफ अस, वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। पहली चीज, आप लोग जाइए और रिसर्च करिए नक्शे के ऊपर। ये नक्शा ही डिस्प्यूट का कारण है कि 1948 में इजराइल और पैलेस्टीन का क्या नक्शा था, 1967 में क्या हुआ, और आज 2023 में कौन किस पे कब्जा करे बैठा है। दिस इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सब पढ़ें। इसलिए भारत सरकार ने, मेरे देश की सरकार ने, एक मिनट सर, बुरी लगेगी। अब फिरोज, मेरा सवाल है विवेक जी, जमीन जाती है तो आतंकी बनने का लाइसेंस मिलता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम यहूदियों के कत्ल के भी खिलाफ हैं और जो पैलेस्टीनियंस का कत्ल है उसके भी, लेकिन आप सेलेक्टिव मत बनिए ना। सवाल है कि आप कह रहे हैं कि जमीन छीनी गई थी इसलिए लड़ाई हो रही है। भारत की जमीन में आप समझदारी क्यों नहीं दिखाते? हमारे से भी बहुत जमीन छीनी गई है। नहीं, चीन की बात नहीं कर रही, चीन की बात नहीं कर रही मैं वो। भारत की। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। साजिद रशीदी, आप बच्ची से भी लड़ेंगे, आप बच्ची से भी लड़ेंगे। शांत, हाँ एक मिनट, हम चीन की बात नहीं करें, हम भारत की बात करें। श्री राम मंदिर, ज्ञान, सवाल सुनिए। क्या जब हमारी बात आती है बीच में समझदारी करने की, भारत के अंदर आप क्यों नहीं समझदारी दिखाते? जब ज्ञान वापी की बात, श्री राम मंदिर के लिए हमारे को वेट करना पड़ता है इतने सालों की कोर्ट की फैसला के लिए, आप समझदारी। जमीन ही गई तो राम मंदिर की भी जमीन, 500 सालों का इंतजार। आप आगे जाके भारत के सिटीजन्स बनेंगे, प्राउड सिटीजन, और दुनिया के भी। साहिर लुधियानवी बड़े अच्छे गीतकार रहे हैं, उन्होंने वॉर पे लिखा है। 2 लाइनें सुनाऊंगा सबके लिए, हम सबके लिए, सुनिए। खेत अपने जलें कि औरों के, जिंदगी फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें या के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग हो। ठीक है रशीदी साहब और आरएसएन सिंह साहब, फतह का जश्न हो या हार का सोग हो, प्लीज। जिंदगी मैयतों पे रोती है, ये नहीं होना चाहिए। वॉर शुड एंड। अमन, आतंकियों की तो जितनी मैयत उठे ना उतनी कम है। मैं तो कह रहा हूँ गाजा को ऐसा तोड़ो, हमास को ऐसा तोड़ो, कहीं का नहीं छोड़ो। इनकी तो इतनी मैयत उठे ना कि आज के बाद, मैं कह रहा हूँ अगर आज युद्ध विराम किया इजराइल ने, ये फिर खड़े होकर उठेंगे, फिर हमला करेंगे हमास वाले। हमास तो खत्म हो जाएगा। ये जो हमास बाज हैं या हमास ज़ादे जो हैं, इनका क्या इलाज है मैडम? मैं बस यहाँ पर बैठे बच्चों को 2 बातें बोलूंगी। सबसे पहले 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ
वो एक आतंकी हमला था और भारत का यही स्टैंड है। नंबर 2, बोलने दो यार, पूरा करने दो, बी अ जेंटलमैन। नंबर 2, जितनी बात मेरी उनको चुभ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों को बोल रही हूं। नंबर 2, भारत का स्टैंड बहुत बैलेंस्ड है। हम इजराइल के साथ भी हैं और पैलेस्टीन के साथ भी है। हमास एंटी सेमेटिक रेटरिक रखता है, हमास एक आतंकवादी संगठन है और ये बात हमने बोली है पूरे विश्व के सामने। रही बात विवेक जी, 1 मिनट, वी हैव अ पैलेस्टीन एम्बेसी, हमास इज इन गवर्नमेंट। अरे वो नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। अच्छा, हमास और फिलिस्तीन एक है। सुनिए, इस वक्त हमास और फिलिस्तीन एक है। हमास फिलिस्तीन एक है। वाजपेयी के टाइम में भी हमास था, हमास और फिलिस्तीन एक है, तब भी पैलेस्टीन था। तो कांग्रेस ने जो फिलिस्तीन का समर्थन किया वो क्या है? मेरा भारत देश इजराइल के साथ है सर, तथ्य नहीं होते, मेरा भारत देश इजराइल के आप साथ है। लोगों के लिए बोल, चलिए, जब बातों में तथ्य नहीं होते तो विवेक भाई की तरह बार बार हस्तक्षेप किया जाता है और ऊंची आवाज में बोला जाता है। लेकिन तो भी मैं सीज फायर वाला सवाल इन्होंने उठाया था, मैं उसकी बात कर रही थी। वाजपेयी पे बोलो, बोला ही नहीं। चलिए, इसमें ऑडियो प्लीज, आखिरी मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड प्लीज, जल्दी से 30 सेकंड। भारत की कूटनीति निष्पक्ष है। भारत अपनी कूटनीति अपने आधार पर बनाएगा, जहां राष्ट्र सर्वोपरि होगा, भारत के अधिकार सब सर्वोपरि होंगे। हम सीज फायर के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूएन की रेजोल्यूशन में जब भारत का पक्ष नहीं रखा जा रहा था तो यह भारत के अधिकार क्षेत्र में था कि हम उस यूएन रेजोल्यूशन से एब्सटेन करें और वही हमने करा। और एक बार जाते जाते मैं बता रहा हूं, एक बात जाते जाते ये यूएन की वेबसाइट पर ये रेजोल्यूशन जो है, ये यूएन की वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रशीदी जी आप भी डाउनलोड करिए। इसमें 1200 शब्द हैं, इसमें कहीं पर भी हमास और टेररिज्म का जिक्र नहीं है, इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया। डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रशीदी, विवेक जी, बांसुरी जी, कर्नल RSN सिंह, फिरोज बख्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। देश नहीं झुकने देंगे। 100 बात की एक बात,